इस वीडियो में आपको फिनलैंड में जो इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम होता है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, किस तरह कंडक्ट होगा और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक बात ही मैं करूँगा फिनलैंड के हवाले से, जो बच्चे भी डाउटेड हैं कि फिनलैंड जाना चाहिए या नहीं। फिनलैंड आप देख लें, पिछले कई सालों से फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में रैंक नंबर फर्स्ट रहा है। नंबर फर्स्ट रहने का लॉजिकल रीजनिंग, अब जो बच्चा जिसके दिमाग में थोड़ी सी सेंस है वो ये सोच ले कि एक मुल्क तभी ही खुश हो सकता है, उसकी अवाम तभी इस चीज़ को जो है वो हैप्पी हो सकते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ उनको जो है वो बेस्ट मिले, फिर ही आपकी खुशहाल ज़िंदगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास जॉब्स नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो आप हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में टॉप पे आए। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आई थिंक आपकी मोर देन 90% क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में है वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो में मैंने हर चीज़ के बारे में कि एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कितने पार्ट्स में इंक्लूडेड हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया है। फिनलैंड को अपनी डेस्टिनेशन ज़रूर चूज़ करें। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफ सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, आप स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे ये पहले ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो फिनलैंड में एक उनका एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सोशल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग आईटी के सब्जेक्ट्स जो ऑफ़र करती हैं जो अप्लाइड साइंसेज में आते हैं। तो उन सब में एडमिशन के लिए उन्होंने एक कॉमन एग्ज़ाम रखा है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एग्ज़ाम। ये साल में 2 दफ़ा होता है, एक स्प्रिंग एग्ज़ाम है और एक ऑटम एग्ज़ाम है। स्प्रिंग एग्ज़ाम होता है आपकी जो इनटेक आती है, मेजर इनटेक, जिसमें ऑटम में बच्चों ने क्लासेस स्टार्ट होनी है जैसे अगस्त सितंबर, तो उसके लिए ये होता है। अगर आप बात करें ऑटम एग्ज़ाम की तो ये ऑटम के माह में कंडक्ट होता है जो इस साल अक्टूबर 19 2023 को हो रहा है और इसकी जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनकी क्लासेस होंगी जनवरी के एंड से, ठीक है, जनवरी 2024 के। तो ये आपको समझ लगी कि 2 दफ़ा साल में ये एग्ज़ाम होता है। और ये इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम ये बैचलर स्टडीज़ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स की बेस पे आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस दफ़ा जिन्होंने स्प्रिंग इनटेक जनवरी 2024 के लिए अप्लाई किया था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे डिपेंड कर रहे थे कि उन्हें 100% जो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करनी है वो इसकी वजह से। उसमें बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड सर्विस डिज़ाइन फुल टाइम स्टडीज़, ये लॉरा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कर रही है। और देखें यहाँ पे 30 प्लेसेस हैं, 100% जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस पे आपका एडमिशन होना था। फिर मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, ये बैचलर ऑफ हेल्थ केयर इन नर्सिंग एम्ड एट इमिग्रेंट्स, यहाँ पे भी 100% पे आपका बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होनी थी। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे एलिजिबल थे, उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी जो एक फ्यूचर साइंस है और ये वासा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज VAMK ऑफ़र कर रही है। इसमें 50 स्टडी प्लेसेस हैं और यहाँ पे शेयर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बाय एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ 100%। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस्ड पे और आपकी प्रीवियस एजुकेशन की बेस्ड पे यहाँ पे जो मेरिट बनना था उसमें आप बच्चों ने सेलेक्ट होना था। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये एक डिजिटल एग्ज़ाम है जो एप्लीकेंट अपने कंप्यूटर से इसको देता है ख़ास टाइम ड्यूरेशन पे। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा ये 19 अक्टूबर को हो रहा है और इसकी अभी टाइमिंग भी आपको ईमेल में आ जाएगी। आई थिंक ये 9 बजे जो है वो फिनिश जो टाइम है सुबह के 9 बजे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और इसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं। आपको हर सेक्शन के लिए एक टाइम दिया जाता है। जो सेक्शन आपने ओपन कर लिया उसको आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके सबमिट करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे आपने जो है वो पूरे करेंगे। आपके पास एक टाइम होगा, उस टाइम के दौरान ही ये जो है एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो जो बच्चे भी पाकिस्तान इंडिया से हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो वो लाजमी इस चीज़ को सबसे पहले इंश्योर करें कि अपना जो सिस्टम है उसको UPS पे करें या जनरेटर पे करें या इवन जनरेटर ऑन कर लें। जनरेटर पे भी आपको एक ब्रेकेज लगती है जब लाइट जाती है, तो UPS पे आपका जो है वो सिस्टम हो या लैपटॉप हो, उसकी बैटरी जो है वो ऐसी और उसको जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई जो है वो ब्रेकेज ना आए। तो बेटर है कि अपना मोबाइल का इंटरनेट आप लगा के उसको जो हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ करें ताकि अगर लाइट जाती है तो आपका PTCL या ब्रॉडबैंड जो भी आपने घर में लगवाया हुआ है वो बंद ना हो। अब जो इसका फ़र्स्ट फ़ेज़ है, आज की इस वीडियो में इसके फ़र्स्ट फ़ेज़ के बारे में बात करूंगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन पार्ट है। सेकंड एक वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा जिसमें हम इसके जो ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं, जो फ़र्स्ट फ़ेज़ क्लियर करने के बाद जो बच्चे जाते हैं ग्रुप इंटरव्यूज़ में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो फ़र्स्ट वीडियो है ये है रिटन एग्ज़ाम के बारे में।
थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं, तो आप लोगों ने इसको अगर एंड तक देखेंगे फिर ही आपको चीज़ों की समझ लगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है वो उनका ना तो एडमिशन पॉसिबल है और ना ही उनका जो ड्रीम जो स्टडी अब्रॉड फिनलैंड में है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें। जब इनकी एप्लीकेशंस 4 to 14 सितंबर ओपन हुई थी, तो 21 सितंबर तक जो बच्चे अपने आइल्स के रिज़ल्ट, और आइल्स में आपका मिनिमम स्कोर जो है वो 6 होना चाहिए किसी भी मॉड्यूल में, ठीक है। ओवरऑल बेशक 6 हो, लेकिन 6 से कम आपका ना लिसनिंग, ना राइटिंग, ना स्पीकिंग और ना रीडिंग में। इसी तरह अगर हम टॉफल की बात करें एकेडमिक्स की, तो उसमें भी आपका मिनिमम टोटल स्कोर 60 होना चाहिए। पीटी एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें मिनिमम स्कोर 55 होना चाहिए। इसके अलावा कैम्ब्रिज C1 है, कैम्ब्रिज C2 है, इनमें आपका जो ओवरऑल स्कोर है, मिनिमम टोटल स्कोर वो 169 होना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स थी कि जिन बच्चों के पास आइल्स है या पीटी है या टॉफल है तो वो सिर्फ एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ये सबसे पहले उसकी एक प्री रिक्वेस्ट है। ये बात चीज़ें याद रखें कि इस दफ़ा इन्होंने ये पैटर्न चेंज किया है। इससे पिछले एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप पिछली वीडियोस में देखते हैं, हो सकता है उसमें उन्होंने विदाउट आइल्स भी बच्चे सेलेक्ट किए हों या उसकी रिक्वायरमेंट्स ना हो, लेकिन अब ये शर्तें चेंज हो चुकी हैं। तो इसके बगैर अगर आपके पास आइल्स या पीटी नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जो 21 सितंबर से पहले आपने ये चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी थी। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक चीज़ अभी आप बच्चे नोट कर लें, और जो नेक्स्ट आ रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका स्प्रिंग 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको एलिजिबल करेगा 2024 में स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो अभी से बच्चों के पास होनी चाहिए वो है आपका एक बायोमेट्रिक पासपोर्ट। ये जो नॉर्मल पासपोर्ट आपका नादरा के ऑफिस से बनता है ये नहीं चलेगा, आपको चलेगा ये बायोमेट्रिक पासपोर्ट, ठीक है। ICAO 19303 स्टैंडर्ड कंप्लेंट, ये एक सर्टिफिकेशन है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट या जिसको ई पासपोर्ट बोलते हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। जो बच्चे भी फ़िनलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं वो नादरा के ऑफिस में जाएं, उनको बार बार या पासपोर्ट ऑफिस जाएं, आपने सिर्फ ई पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है ना। आपने उनको ये वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे कि जी अभी ये शुरू नहीं हुआ, हमारे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने जनरल मैनेजर से बात करके कि आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली कल एक बच्चे ने मुझे जो है वो अपना ई पासपोर्ट भेजा है, तो इट मीन्स के पाकिस्तान में अवेलेबल है। मंडी बहाउद्दीन का वो बच्चा, उसने वहाँ से बनवाया है और उसको सिर्फ 8 से 9 दिन में उसको जो है वो ई पासपोर्ट मिला है। उसकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे भी अपना फ़िनलैंड के लिए अपनी स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, शायद वो मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए, वो अपना ई पासपोर्ट लाजमी बनवाएं। ई पासपोर्ट के ऊपर इस तरह का एक बायोमेट्रिक, इसको पासपोर्ट बोलते हैं, इसमें एक चिप होती है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एक बाहर एक लोगो होता है इस टाइप का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये जो है ये आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो भी आपने ई पासपोर्ट बनाना है वो 10 नवंबर 2023 तक उसकी वैलिडिटी, डेफिनेटली अभी आप बनाएंगे तो उसकी ज़्यादा वैलिडिटी होगी, ठीक है। और ये ई पासपोर्ट आपने 21 सितंबर तक इसकी जो है वो कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी थी। और उससे ये होना था कि जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले आपका एक आइडेंटिफिकेशन फ़ेज़ है जिसमें आपने कैमरा के सामने अपना जो है वो ई पासपोर्ट हाथ में पकड़ के अपना आना था वीडियो के सामने, और साथ में आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है NFC भी आपके मोबाइल में होना चाहिए जिसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और इसके अलावा एक ऐप है जो आपके मोबाइल में फ़िनलैंड की है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूँगा, वो भी आपकी डाउनलोड होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें आपका जो पासपोर्ट है वो NFC, वो उस मोबाइल ऐप के थ्रू NFC के थ्रू जो है वो इस चिप को डिटेक्ट करेगा और फिर उसको जो है वो वेरीफाई करेगा। तो ये जो ई पासपोर्ट होता है या चिप वाला पासपोर्ट होता है, ये NFC के ज़रिए आप इसको जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं, जिस तरह आप अपना आजकल कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड या दूसरा कार्ड जो है वो प्रेजेंट करते हैं शॉप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट फेज़ एग्ज़ाम जो 19 अक्टूबर को हो रहा है उसमें क्या क्या है। उसमें जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये इंग्लिश में कंडक्ट होगा ऑनलाइन रिमोटली आपके सिस्टम पे ये जो है वो कंडक्ट होगा। एक सॉफ्टवेयर आपकी जो है वो इसको मॉनिटर करेगा आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कि आप खुद ही बैठे हुए हैं, ये तो नहीं कि आपके साथ कोई आपका कज़न या कोई और जो है वो आपका हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। और ये एक स्टडी प्रोग्राम स्पेसिफिक आपको कट स्कोर वहाँ पे होगा कि इस प्रोग्राम के लिए इतने एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स चाहिए, तो फिर आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें जो है एक कॉमन एग्ज़ाम सेक्शंस हैं जिसमें 2 पार्ट्स हैं, उसमें रीजनिंग स्किल है और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो रीजनिंग स्किल है जिसमें 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम स्कोर है वो 20 है और मिनिमम पास स्कोर जो है वो 1 है।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग ही है। अगर आप गलत करेंगे सवाल तो आपको उसका नेगेटिव जो है वो आपका मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रही है कि ये किस तरह का रीजनिंग जो है वो होगा। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये लिंक्स भी सारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है और इसमें ये सारा 5 स्कूलमेट्स बेन, केविन, फ्रांस, माया, अलीना कंप्लीटेड हु वाज द क्विकेस्ट टू बिल्ड ए कार्ड हाउस। तो ये एक तरह की एनालिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, आपकी शार्पनिंग स्किल्स को वो देखना चाह रहे हैं। बेन वाज रेडी बिफोर अलीना बट लेटर देन माया, केविन वाज रेडी बिफोर फ्रांस बट ओनली आफ्टर अलीना। तो ये आपने एक सीक्वेंस बताना है कि किसने सबसे पहले जो है वो अपना कार्ड हाउस जो है वो मुकम्मल किया। तो ये आप इसको किसी को भी टिक कर सकते हैं और इसके अलावा आई विल लीव दिस क्वेश्चन अनआंसर्ड, तो फिर आपको वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे भी GRE की बुक ले लें, वहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग का जो है वो एक पूरा सेक्शन होता है, आप उसकी बेस पे जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कोई पेट सिलेबस अवेलेबल नहीं है यूएस एग्ज़ाम का, ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। ये 25 मिनट का पार्ट होगा। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये 20 मिनट्स का पार्ट है और इसमें आपके जो मिनिमम पास स्कोर है वो 3 है और मैक्सिमम जो स्कोर है वो 20 है। और इसमें भी आपका रॉन्ग आंसर पे जो है वो आपको होगा, आपकी वो नंबर काटेंगे। इसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि इसमें फॉर एग्जांपल रीड द टेक्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस A1 एंड A2 कंसर्निंग द बोल्डेड एक्सप्रेशन आर इंस्ट्रक्टेड। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है, इसको पढ़ के फिर आपने समझना है कि यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल फुल स्पेस दी हुई है, तो उसके आगे आप यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मेरी आप बच्चों से ये है कि आप लोग जो है वो अपने जैसे इंग्लिश की आप MD कैट की तैयारी करते हैं या आप GRE की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से आप जो है वो इसकी ज़रूर तैयारी करें इंग्लिश पार्ट की। तो ये 2 पार्ट्स आपके 20 और 20 मार्क्स के जो हैं ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करेंगे, जिसमें ईजी से क्वेश्चन होंगे और सभी इसमें कवर करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो फील्ड स्पेसिफिक एग्ज़ाम सेक्शंस हैं, जिसमें जो है वो आपके मैथमेटिक्स स्किल्स है जिसका टाइम 25 मिनट्स होगा। और इसमें ये जो है वो ये किन फील्ड के लिए ज़रूरी है जिनमें आप अप्लाई करें, उसमें टेक्नोलॉजी है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ICT है, ठीक है, और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इससे रेलिवेंट होंगे, वहाँ पे ये मैथमेटिकल स्किल्स भी देखी जाएंगी। अब ये बात जहन में रखें कि ये कोई इतना एक्स्ट्रा मुश्किल एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप बच्चे ना कर सकें। तो ये मैथमेटिकल स्किल्स के भी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं कि इसका क्या होगा। नंबर इनसाइड द ट्रायंगल इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्टिकल। तो जो बच्चे भी मैट्रिक या FSC का मैथ कर चुके हैं तो उनको ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेटर फंक्शन भी दिया हुआ है कि ये वाले फंक्शंस जो है वो आपके कैलकुलेटर में हों तो ये आप इजीली इसको हेल्प आउट के लिए ड्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और स्पेसिफिक एडवांस्ड मैथमेटिकल स्किल्स है, ये 30 मिनट्स हैं और ये भी इसमें पास कोर्स 20 है और मिनिमम पास कोर्स 1 है। और ये रिक्वायर है टेक्नोलॉजी, जो आपको एनर्जी टेक्नोलॉजी के बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने अप्लाई किया था तो वो उसके लिए भी एडवांस्ड मैथमेटिकल स्किल्स का वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी उन्होंने आगे फर्दर आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये देखें करेक्ट आंसर्स भी जो है वो उसके उन्होंने नीचे दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने जो है वो एलिजिबल हैं इसको करने के लिए। अब ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। ये इसके बाद कुछ जो एग्ज़ाम हैं जैसे एथिकल स्किल्स हैं ये 10 मिनट्स के हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स हैं ये 10 मिनट्स हैं। और ये सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज और ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेज में आते हैं हेल्थ केयर में, तो वहाँ पे ये वाले जो है इसका भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा अगर आपने उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है। अब यहाँ पे इसके सेक्शंस उन्होंने बताए हुए हैं कि अगर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं तो मैक्सिमम जो स्कोर है वो 80 पॉइंट्स है। उसमें 20 मैंने पहले आपको बता दिया कि जो कॉमन है वो रीजनिंग स्किल्स हैं, 20 इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं और इसके अलावा एडवांस्ड मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं 20 आपके मैथमेटिकल स्किल्स हो गए और एडवांस्ड में 20, तो ये टोटल 80 बनते हैं, ठीक है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जो है वो आपके टोटल 60 पॉइंट्स हैं जिसमें 20 पॉइंट्स रीजनिंग स्किल्स के हैं, 20 पॉइंट्स इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के हैं और 20 पॉइंट्स मैथमेटिकल स्किल्स के हैं। अब ये वाली जो साइंसेज हैं सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज और ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन, इसमें देखें कि आपके 100 पॉइंट्स हैं और इसमें 80 हैं, 20 इसके। फिर इसके अलावा आपके 20 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके हैं मैथमेटिकल स्किल्स के और एथिकल स्किल्स के भी 20 पॉइंट्स और इसके अलावा इमोशनल स्किल्स के। तो फिर ये आपके जो हैं वो
टोटल जो है वो 100 पॉइंट्स बनते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में जो है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन, ये आपको वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्लियर कर लिखा होता है कि सब्जेक्ट के लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत है। यहाँ पे 80 पॉइंट्स है, इसमें रीजनिंग स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ज़रूरी हैं, जो है इसके अलावा एथिकल स्किल्स हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स हैं। इसमें आपका मैथमेटिक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने पार्ट्स हैं और उसकी कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपने MD कैट की तैयारी, आपकी गैरिजन की बुक है, इसके अलावा आप अपनी GRE की जो बुक है जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड इस तरह का ये प्रोग्राम बोलते हैं, जो बच्चे पास आउट करते हैं, तो जो बच्चे भी GRE क्लियर करने के एलिजिबल हैं वो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ईजिली पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें आइडेंटिटी, अब कुछ बच्चों जिनका हमने अप्लाई किया था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी E-पासपोर्ट प्रॉपर बनना शुरू नहीं हुआ था, अभी इन्होंने जो रिसेंटली सितंबर से जो है वो फर्स्ट E-पासपोर्ट, इसको आप कह सकते हैं, स्टूडेंट का बना है। तो नेक्स्ट जो इनटेक आ रही है उसके लिए बच्चे अभी से रेडी हो जाएं। यहाँ पे हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो आप हमारा ये जो रेगुलर पासपोर्ट है, जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, इसको आप जो है वो कंसिडर करें। तो होपफुली इन बच्चों की आइडेंटिटी को वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली ये वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें इन्होंने इस रूल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। अब जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये आपका, जब आप इसको जो है वो प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया कि आपके ईमेल पे इसकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन की, जिन बच्चों को अप्लाई किया हुआ है, फिर 19 अक्टूबर को उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बनेंगे, फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट करके उसी ईमेल पे बच्चों को जो है वो सेकंड फेज़ के लिए, ग्रुप इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की जाएगी। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त आपको ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं और विद एग्जांपल बताई हैं, ठीक है। और ये मैं जो बच्चे स्पेशल केसेस के हैं उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स भी की हैं, जिनको कोई डिज़ीज़ है या कुछ इस तरह, या वो बैठ नहीं सकते या कोई आइस प्रॉब्लम है, कोई लिसनिंग, तो वो आप उनको बताएंगे यूनिवर्सिटी को, तो वो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर देंगे। उसका भी लिंक यहाँ पर सारी डिटेल्स में उन्होंने बताया हुआ है। मैं अभी इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करने लगा क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो जो पेरेंट्स और जो बच्चे भी फिनलैंड को चूज़ करते हैं, तो बिला झिझक किसी भी डाउट के कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का सोचते हैं या मैं फीसें पूरी कर पाऊँगा या नहीं, कोई कंट्री भी हैप्पीएस्ट कंट्री तब तक नहीं बन सकता जब तक उनकी सारी आवाम जो है वो बिल्कुल भी किसी हवाले से किसी कमी का शिकार ना हो, ठीक है। तो फिनलैंड की हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ये नंबर आपके सामने ऊपर आ रहा है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करें। तो जो बच्चे भी एलिजिबल होंगे सिर्फ उन्हीं के केसेस प्रोसीड होंगे, जिनके पास साइंस हो, जिनके पास PT हो, जिनके स्कोर्स हों कम से कम 50% से ज़्यादा, तो वो फिनलैंड के लिए एलिजिबल हैं। आपकी CGPA या स्कोर्स इतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी ये सारी चीज़ें मिलके जहाँ फिनलैंड में एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपकी प्रोफाइल, आपका IELTS स्कोर, ये मोटिवेशन लेटर, ये सारी चीज़ें आपको फिनलैंड में एलिजिबल बनाती हैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।